प्रिय हिंदी प्रेमी छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में जनार्दन चौधरी के तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी आप उषा शीर्षक कविता का दूसरा व्याख्यान सुनेंगे। तो शुरू करते हैं हम उषा शीर्षक कविता का दूसरा व्याख्यान सुनने के लिए आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं उषा शीर्षक कविता का दूसरा व्याख्यान। इसमें आप वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे, व्याख्यान सुनेंगे। तो आप देख रहे हैं उषा शीर्षक कविता है जिसमें पहले आरंभ किया जाता है बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आप देख लीजिए उषा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, क्योंकि इस कविता के कवि का नाम सबसे पहले आपको याद रखना होगा। ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। तो उषा शीर्षक कविता के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह अर्थात सी होगा। उषा कविता किस प्रकार की है, आप ऑप्शन में देख रहे हैं। प्रकृति से संबंधित, सामाजिक, श्रृंगारिक, पारिवारिक। तो इसका उत्तर होगा प्रकृति से संबंधित। प्रकृति से संबंधित, क्योंकि उषा काल का वर्णन किया गया। उषा काल का वर्णन अपने आप में प्रकृति काव्य माना जाएगा। तो यह प्रकृति से संबंधित कविता है। तो ए होगा इसका। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ, अर्थात ए होगा। ऑप्शन में आप देख रहे हैं 14 जनवरी, 15 जनवरी, 13 जनवरी 1912। इस सब में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान से याद रखना है। 13 जनवरी 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। देहरादून उस समय का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तराखंड। आगे है शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ? तो शमशेर बहादुर सिंह का निधन आप देख रहे हैं 93, 94, 95, 96, 93 ईस्वी में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह का निधन 1993 ईस्वी में हुआ, अर्थात ए होगा। शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? आप यहाँ पर देखें, प्रभुदय और तारीफ सिंह उनके माता पिता का नाम है। तो ए इसका उत्तर होगा सही। प्रभुदय और तारीफ सिंह इनके माता पिता का नाम था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अभी तुरंत बताया गया है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था। उस समय का उत्तर प्रदेश, आज का उत्तराखंड। तो यहां पर ए सही होगा। देहरादून देख रहे हैं आप, ए इसका सही उत्तर होगा। वैसे यहां पर आप ऑप्शन में देख रहे हैं दिल्ली, इलाहाबाद, काशी। इस सब में शमशेर बहादुर सिंह का जीवन गुजरा है, लेकिन जन्म हुआ देहरादून में। ए सही होगा। शमशेर बहादुर की पत्नी का नाम क्या था? सुशीला देवी, धर्म देवी, धर्मशीला देवी, विनीता देवी। तो इसका सही उत्तर होगा धर्म देवी, अर्थात बी। 1933 में इनका विवाह हुआ। और अतिरिक्त में जान लीजिए कि यह बहुत कम दिनों तक जीवित रह सकी। 1933 में ही शायद इनका निधन भी हो गया था। टीबी की बीमारी हो गई, बहुत कम दिनों तक इनके साथ रही और ये मर गई। इसके चलते भी कवि का हृदय बड़ा मर्माहत रहता है। आगे, शमशेर बहादुर सिंह ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? आप देख रहे हैं यहाँ पर रूपाभ, माया, मनोहर कहानियाँ, आजकल। ये 4 में 3 का इन्होंने संपादन किया है। एक आजकल पत्रिका जो अभी भी साहित्यिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है, भारत सरकार की पत्रिका है, उस पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया। तो आजकल हो जाएगा, अर्थात सी। नया साहित्य के संपादक कौन हुए? आप देख रहे हैं
ऑप्शन में नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, पंत। तो शमशेर बहादुर सिंह नया साहित्य के संपादक हुए, अर्थात बी इसका सही उत्तर होगा। शमशेर बहादुर ने किस कोश का संपादन किया? ऑप्शन में आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी कोश, अंग्रेजी हिंदी कोश, मैथिली हिंदी कोश, संस्कृत हिंदी कोश। तो इसका उत्तर होगा उर्दू हिंदी कोश का उन्होंने संपादन किया, अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा। दूसरा सप्तक के कवि का नाम क्या है? आप देख रहे हैं त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, निराला। तो इसका उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह, अर्थात सी होगा। उदिता के कवि का नाम क्या है? उदिता के कवि का नाम आप ऑप्शन में देख रहे हैं त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, पंत। तो इसका उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह, अर्थात बी इसका उत्तर होगा। शमशेर बहादुर की कौन सी रचनाएं नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेगी, ये सब शमशेर बहादुर की कविताएं हैं। एक कविता परिमल, इनकी कविता नहीं है। परिमल निराला की अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य रचना है। तो आपने देख लिया, इसका सही उत्तर होगा परिमल। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन में आप देख रहे हैं मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, अर्थात बी होगा। प्रातनव कैसा था? आप शुरू में ही पढ़ें, प्रातनव था बहुत नीला शंख जैसा। तो यह नीले शंख जैसा है। आपको यहाँ पर सभी रंगों का नाम दे दिया गया है। आपको यहाँ पर देखना है नीला शंख जैसा है, अर्थात ए सही होगा। भोर का नभ कैसा था? भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, मिट्टी से लिपा हुआ चौका, चूना से रंगा चौका, गोबर से लिपा चौका। आपको 4 मिलता जुलता ऑप्शन दे दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा राख से लिपा हुआ चौका। तो ए होगा इसका सही उत्तर। बहुत काली सिल किसे कहा गया है? बहुत काली सिल का मतलब बहुत काली सिल के तरह, काले चट्टान के तरह किसे कहा गया है? तो आप ऑप्शन में देखें, भोर का नभ, रात का नभ, दिन का नभ, शाम का नभ। तो यहाँ उषा काल का वर्णन किया गया है। तो भोर का नभ को बहुत काली सिल कहा गया है। आगे, काली सिल किससे धुल गई है? भोर के नभ को काली सिल कहा गया है, और वह किससे धुल गई? उषा काल का चित्रण है। तो उषा काल में काली सिल यानी अंधकारपूर्ण आकाश में लालिमा छिटकने लगती है। तो यहाँ पर कवि ने लाल केसर की बात की है। आप यहाँ पर देख रहे हैं लाल केसर, पीला केसर, नीला केसर, काला केसर की बात आई है। तो यहाँ पर कवि ने लाल केसर से धुलने की बात कही है। ये सही होगा इसका। स्लेट पर क्या मल दिया गया है? स्लेट पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं लाल खड़िया, सफ़ेद खड़िया, पीला खड़िया, काला खड़िया। तो स्लेट तो काला है ही, उस पर लालिमा छाने लगी है, अर्थात लाल खड़िया मल दिया गया। नील जल में क्या झिलमिला रहा है? आप उत्तर देखें, गौरदेह, तारे, चांद, बल्ब। ये सब में कौन सही होगा? तो नीले जल में गौरदेह झिलमिलाता दिखाई पड़ता है, अर्थात ए होगा। उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू सूर्योदय होने पर, ऑप्शन आप देख रहे हैं, सूर्यास्त होने पर, तारे निकलने पर, चांद निकलने पर। तो कविता के आधार पर होगा सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, अर्थात ए सही होगा। भोर का नभ कैसा है? आपने भोर के नभ के संदर्भ में कई प्रश्नों को देखा है। तो ऑप्शन को आपको ध्यान रखना होगा, विकल्प को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। जैसे शंख की बात आ जाएगी तो वहाँ पर शंख चुनना है। राख से लिपा हुआ चौका पूछ रहा है तो उसको, यदि यहाँ पर सूखा गीला ये सब पूछ रहा है तो कविता में जो दिया गया है उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। भोर का नभ कैसा है?
सूखा, गीला, पारदर्शी, धुंधला, तो यहाँ पर गीला, आपको गीला परा है पंक्ति आई है, तो उसके आधार पर इसका उत्तर बी होगा। काल तुझसे होर है मेरी के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन में आप देख रहे हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, तो इसका उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह। काल तुझसे होर है मेरी के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह अर्थात सी होगा। शमशेर बहादुर ने किस विषय से एमए पूर्वाध किया? एमए पूर्वाध का मतलब एमए प्रीवियस। एमए में 2 साल लगता है, एक फर्स्ट ईयर जो होता है वह प्रीवियस होता है और सेकेंड ईयर फाइनल होता है। तो आपको हमने शुरू में बताया था कि जिस समय ये देहरादून में थे उस समय बच्चन जी के दबाव में उनके साथ इलाहाबाद आ गए। बच्चन जी ने इन्हें दबाव बनाकर एमए में नाम भी लिखा दिया, प्रीवियस में नाम लिखाया, लेकिन इनको पढ़ने में मन नहीं लगा, ये दूसरे काम में व्यस्त रहे, तो अंग्रेजी में इन्होंने एमए में नाम लिखाया था। तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजी, अर्थात शमशेर बहादुर सिंह ने किस विषय से एमए पूर्वाध किया? पूर्वाध किया नहीं, नाम लिखाया कह लीजिए, पूर्वाध किया इसी संदर्भ में आएगा, तो अंग्रेजी। यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजी। शमशेर बहादुर सिंह किसके अध्यक्ष हुए? आप यहां पर देख रहे हैं प्रेमचंद सृजन पीठ, प्रसाद सृजन पीठ, जैनेन्द्र सृजन पीठ, शिवपूजन सहाय सृजन पीठ, तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद सृजन पीठ। यहाँ ठ आप पढ़ेंगे, ट गलती से छप गया है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर शीट दिया गया है, जिस आंसर शीट को आप ध्यान से मिला लेंगे। अब हम विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। प्रातः काल का नभ कैसा था? बहुत कुछ आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ लिया है। इस कविता में आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ लेंगे तो उससे सब्जेक्टिव बन जाए, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह, ध्यान रहे कि वस्तुनिष्ठ चित्रात्मक कवि रहे हैं। नाट्य धर्मिता भी उनमें कहीं कहीं पर तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। वस्तुनिष्ठ चित्रात्मकता यहाँ पर है, गत्यात्मकता है। तो वस्तुनिष्ठ कवि जो होगा उसमें बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव का रूप आएगा। तो ऊपर जो आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा बदलकर वाक्य विन्यास देकर सब्जेक्टिव बना सकते हैं। प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का नभ बहुत नीला शंख जैसा था, अर्थात निर्मल, नीला और शंख की तरह पवित्र ध्वनि से गूंजता हुआ। आगे है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? तो राख से लिपा हुआ चौका उपमान के माध्यम से प्रातःकालीन नभ का चित्र खींचने का प्रयास किया गया है। प्रातःकाल का नभ एवं वातावरण एक ओर काफी नमयुक्त रहता है, दूसरी ओर धुंधला या मटमैला भी रहता है। उसके कारण नमयुक्त और हल्के अंधकार के कारण धुंधलापन रहता है, जिसको राख से लीपा हुआ चौका उपमान के माध्यम से व्यक्त किया है। इसके मटमैलेपन में गंदगी नहीं, पवित्रता रहती है। इस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका जैसा पवित्र होता है, वैसा ही सुबह सवेरे का आकाश होता है। उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू एक स्वप्निल भावलोक जैसा है, जिसमें सुंदरता भी है और पवित्रता हो। यह उषा जादूगरनी के तरह 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 का चित्र दिखाती है। कभी शंख का चित्र दिखाती है, कभी राख से लिपे हुए चौके का चित्र दिखाती है, कभी लाल केसर से धुलने की बात करती है, कभी स्लेट पर लाल खड़िया मलने की, कभी नीले जल में स्नान करती गोरी नायिका का झिलमिलाता देह। इस तरह पल पल यह रंग बदलती है, परिवर्तित करती है। तो यही तो उसका जादू है, पवित्र। उसके अद्भुत अलौकिक दृश्य को देखकर मन में असीम तृप्ति होती है। उषा तो जादूगरनी है जो पल पल रंग बदल कर अपना जादू दिखाती है। लाल केसर और लाल खड़िया किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लाल केसर और लाल खड़िया का प्रयोग पूरब के क्षितिज की लालिमा के लिए किया गया है। पूरब की क्षितिज की जो लालिमा है उसी को यह कभी कभी लाल केसर से व्यक्त करता है,
तो कभी लाल खरिया से व्यक्त करता है। प्रातः काल के नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की गई है? प्रातः काल यानी प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से इसलिए की गई है कि जिस प्रकार शंख ध्वनि में पवित्रता और मनोहरता होती है, उसी प्रकार प्रातः नभ में निर्मलता, पवित्रता और मनोहरता होती है। सुबह सवेरे चारों ओर मंदिर के घंटे और शंख की आवाज गूंजती रहती है। वातावरण की निर्मलता के कारण आकाश बिल्कुल नीला निर्मल दिखाई पड़ता है। तो आकाश, वातावरण नीला निर्मल है और उसमें शंख ध्वनि की गूंज सुनाई पड़ती है। इस तरह आपने इस को देख लिया कि प्रातः काल के नभ की तुलना नीला शंख से क्यों की गई है। आगे, नील जल में किसकी देह हिल रही है? नील जल में पूरब के क्षितिज पर उगती अरुणिमा की देह हिल रही है। पूरब के क्षितिज में जो लालिमा दिखाई पड़ती है, वह लालिमा जो है वह गोरी नायिका की तरह है और वही जल में हिलती हुई दिखाई पड़ती है। अर्थात ताल तलैयों के जल में उगते सूर्य की छाया पड़ती है। लहरों के कारण उसका बिंब झिलमिलाता रहता है। उषा का जादू कैसे टूटता है? उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। सूर्योदय से पूर्व उषा जादूगरनी की तरह पल पल रंग बदलती है। अपने मोहक सौंदर्य से लोगों को विस्मित करती है। सूर्योदय होते ही चारों ओर पूर्ण प्रकाश फैल जाता है, दीप्ति फैल जाती है। आकाश का रंग परिवर्तन अब बंद हो जाता है। सूर्य की दीप्ति से सब कुछ चमक उठता है। जितना सारा स्वप्न लोक है, माया लोक है, वह सब छटकर यथार्थ सब कुछ सामने आ जाता है। इस तरह उषा का जादू टूटता है। इस तरह आपने इस पाठ को पढ़ा सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे पाठ में। धन्यवाद।